हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इंसर्ट कराएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट का फॉर्म कैसे बनेगा। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब हमने यहाँ पर एक बैनर लिया था, बैनर वाली वीडियो में, तो हमने यहाँ पर फॉर्म डिजाइन करा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या कराएंगे, एक कंट्रोलर यहाँ पर बनाएंगे प्रोडक्ट का, जैसे हमने यहाँ पर कैटेगरी का बनाया था। तो हम यहाँ से कैटेगरी का कंट्रोलर कॉपी करते हैं और एक नया कंट्रोलर डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर इसका मैं नाम दे दूंगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट पीएचपी लिखूंगा और इसका भी मैं नेम प्रोडक्ट एक्सटेंड करा लूंगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक कैटेगरी मॉडल तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हमारे पास एक होगा प्रोडक्ट का मॉडल और हमारे पास होगा एक प्रोडक्ट का पेज। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको अभी के लिए क्लोज, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ भी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बंद, हम इसको बाद में ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से सेम कोड कॉपी लूँगा कि अगर फॉर्म वैलिडेशन रन हो जाती है तो हमारे पास क्या चले, अदरवाइज एल्स के अंदर मेरे पास वो लोड कराएगा व्यू को। तो यहाँ पर लोड व्यू होगा और इस व्यू का नाम मैं दूंगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो चुका हमारे पास, बाकी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस फॉर्म वैलिडेशन को हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इस चीज़ को हम चाहिए। यहाँ पर मैंने ज़्यादा थोड़ा कट कर दिया, इसको हम इतना रख लेते हैं और इसके बाद यहाँ से इसका कमेंट रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक फंक्शन हो जाएगा इंडेक्स का। प्रोडक्ट यहाँ पर कंट्रोलर हो चुका है। चलते हैं हम अपने हेडर पे, और हेडर के बाद जो हमारे पास जो बैनर था, इस बैनर के अंदर नीचे मैं यहाँ पर लगा दूंगा प्रोडक्ट के लिए एक लिंक। तो यहाँ पर हम लगाते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ पर जो कंट्रोलर है वो है प्रोडक्ट का। उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं, इंडेक्स फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पर कॉल होएगा। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, प्रोडक्ट आ चुका, प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है सिंटेक्स एरर। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सिंटेक्स का क्या एरर है। तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट और सिंटेक्स एरर, वैलिडेशन चल रही है, एल्स चल रहा है, फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर सेमीकोलन इसको लगाना पड़ेगा। चलते एक बार ब्राउजर पे फिर से, अब लिखा आ रहा है अनेबल टू लोड द रिक्वेस्टेड फाइल। तो हमने प्रोडक्ट की यहाँ पर फाइल बनाई नहीं है, हमने बैनर की बनाई थी। तो बैनर की फाइल को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एन कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसको बना लेते हैं प्रोडक्ट की फाइल। तो प्रोडक्ट डॉट पीएचपी भी मेरे पास आ चुका है, रिफ्रेश करता हूँ तो सेम मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है। तो पिन कोड की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट। तो जो भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो प्रोडक्ट आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जो इनपुट लेंगे वो हम नॉर्मल इनपुट लेंगे, जो कि क्या होगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी का। सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट की कैटेगरी आएगी इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरी आएंगी। तो उन्हीं कैटेगरी को हमें यहाँ से फैच कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर आ चुका सिलेक्ट के लिए। अब इस सिलेक्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसका जो लेबल होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं कि लेबल यहाँ पर कहाँ है। मैं लेबल चेक कर लेता हूँ इसका। तो यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, स्टेटस है इसका लेबल। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कैटेगरी, मैंने यहाँ पर कर लिया इसको कैटेगरी। और एक बार चलते हैं, हमारे सब कैटेगरी भी क्रिएट करी थी हमने। यहाँ पर कैटेगरी में आता हूँ तो यहाँ पर सब कैटेगरीज भी बन रही थी, क्योंकि जिसका यहाँ पर पेरेंट होगा वो उसकी सब कैटेगरी यहाँ पर बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो कैटेगरी आएगी। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी शो करा लेते हैं। तो कैटेगरी शो कराने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर पे आऊँगा। फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर पे आऊँगा और यहाँ से वो सारी कैटेगरीज को लेकर आऊँगा जो हमारे पास कैटेगरी में आ रही थी। तो जब हमने यहाँ पर फॉर्म को एडिट करा था तो हम कैटेगरी को लेकर आते ऑल कैटेगरीज। तो वही सेम फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास कैटेगरीज आ जाएगी और इस पेज के अंदर उस डेटा को मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैटेगरीज नाम से वो डेटा हमारे पास आ चुका होगा। तो अभी क्या करते हैं, ये सारे को यहाँ से टैब को क्लोज कर देते हैं, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट वाला खोल लेते हैं यहाँ पर और प्रोडक्ट का पेज खोल लेते हैं यहाँ पर। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पर बनाई थी डेटा के अंदर, ये कैटेगरी। तो इसी कैटेगरी के अंदर मेरी सारी कैटेगरीज आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस ऑप्शंस की जगह क्या करूँगा, फॉर ईच चलाऊँगा। यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाऊँगा और इस फॉर ईच के अंदर मैं उन कैटेगरीज को पास कर दूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन का कोड चलेगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ PHP बंद और इस ऑप्शंस को
कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जो भी मेरी सारी कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पर मुझे शो होने लग जाएगी। तो कैसे एक बार इसको PHP को फिर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि HTML हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर PHP देन PHP फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन की वैल्यू और की आप यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर लगा भी सकते हैं की को, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पर हम PHP लगा देते हैं। फिर से मैं शॉर्ट कोड यूज़ कर रहा हूँ PHP का, और डॉलर वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, कैटेगरी की आईडी और कैटेगरी का नेम। तो cat_name, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ cat_name। चलते एक बार सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि लैपटॉप डेस्कटॉप मेरे पास आ रही है कैटेगरी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम इसकी वैल्यू होगी कैटेगरी की आईडी। हम टेबल में जो डालेंगे वो डालेंगे कैटेगरी की आईडी। तो cat_id, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, एक बार यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट आ चुका, इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसकी, जो भी कैटेगरी आईडी, बट यहाँ पर लिखा रहा है सिलेक्टेड को मैं हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो सिलेक्ट के अंदर आ चुका डेस्कटॉप और लैपटॉप मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी आ चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी सब कैटेगरी आ जाए। तो यहाँ पर हम सब कैटेगरी भी बनाएंगे। तो इसी कॉलम को करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर हम चलते हैं सब कैटेगरी। गाइज ये वीडियो 1-2 पार्ट में हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जाता है प्रोडक्ट का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं इसका दूंगा सब कैटेगरी, यहाँ पर फ्लोटिंग लेबल का नेम होगा सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी आ गई। अब सब कैटेगरी के अंदर ये वाली सारी कैटेगरी नहीं आएंगी, सिर्फ यही कैटेगरी दिखानी है मुझे। अब जिसके ऊपर भी मैं सिलेक्ट करूँ उसकी सब कैटेगरी आ जाए। तो हम एक बार चलते हैं कैटेगरी के अंदर। तो जैसे यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी थी, तो यहाँ पर किसी किसी की पेरेंट कैटेगरी, जैसे डेस्कटॉप की यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कीबोर्ड की पेरेंट कैटेगरी है, मतलब डेस्कटॉप कीबोर्ड का पेरेंट है। और नोटबुक यहाँ पर जो है उसकी सब कैटेगरी है लैपटॉप की, जैसा मैंने यहाँ पर पेरेंट आईडी बताया था। तो मैंने उसके अंदर एक पेरेंट आईडी पास करी थी, तो हम एजेक्स का यूज़ करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया गया कि इस पेरेंट कैटेगरी से हम जो सब कैटेगरी है वैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहला है यहाँ पर, इसको यहाँ पर एक क्लास दे दूंगा। क्लास दे सकते हैं आप, या इस पर यहीं पर ही डायरेक्ट इवेंट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करा दूंगा ऑन चेंज पे एक इवेंट चलेगा, और इस इवेंट पे एक फंक्शन चला देते हैं हम गेट कैटेगरीज। मैंने गेट कैटेगरीज का एक फंक्शन चला लिया। जब ये ऑन चेंज पे चलेगा, मतलब इसके क्लिक पे एक फंक्शन यहाँ पर चलेगा, सॉरी चेंज पे। तो गेट कैटेगरीज, इसको कर लेते हैं कॉपी, और अब चलते हैं फुटर में। फुटर में आता हूँ, जानपुर आप है ना, इसमें क्या करना, सारे जो फंक्शंस होंगे उनको फुटर में ही रखना। फुटर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे पेजेस पे ये यूज़ होता है, और मल्टी यूज़र जब चलते हैं तो वो फुटर पे ही चले। यहाँ पर आप उसके पेज पे भी लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं कहूँगा कि आप इसको फुटर में ही लगाएं। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को कर दिया मैंने क्लोज। यहाँ पर आएगा फंक्शन गेट कैटेगरीज का, तो यहाँ पर गेट कैटेगरीज का फंक्शन यहाँ पर चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, कौन सी, जो कैटेगरी आईडी है इसकी वैल्यू। तो इसके करंट वैल्यू क्या करते हैं हम, करंट क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल करके करंट, इसमें यहाँ पर दिस डॉट वैल्यू अगर हम इसमें लिखेंगे तो जो भी वैल्यू सेलेक्ट होती है वो इसके अंदर यहाँ पर पास हो जाएगी। और जब पास हो रही है तो मैं इस फंक्शन के अंदर इसको गेट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो होगी वो क्या आ रही है मेरे पास, cat_id। ये हमने PHP वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, एजेक्स वाले ट्यूटोरियल में, कि हम कैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब एक बार मैं अलर्ट के अंदर क्या करता हूँ, इस कैटेगरी आईडी को एक बार आपको शो करा देता हूँ कि आ भी रही है नहीं आ रही है। यहाँ पर मैंने डॉलर लिख दिया, डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, cat_id सेव करा, इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को सेलेक्ट करता हूँ तो डेस्कटॉप की यहाँ पर कैटेगरी आईडी आ रही है। लैपटॉप को सेलेक्ट करता हूँ तो लैपटॉप की यहाँ पर कैटेगरी आईडी मेरे को शो कर रही है। अब इसी कैटेगरी से मुझे सब कैटेगरी निकालनी है, तो यहाँ पर एजेक्स चलाना पड़ेगा मुझे। तो हम यहाँ पर एजेक्स का कोड ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑनलाइन अभी एजेक्स का कोड ले लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो एजेक्स इन PHP, तो PHP का ये एग्जांपल ले लेता हूँ। एजेक्स से छोटा सा कोड होगा इसका, मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। एजेक्स इन PHP, और इसके साथ मैं लिख दूंगा jQuery। jQuery मेरे को यहाँ पर रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो गाइज मेरे थोड़े नेट में यहाँ पर इशू हो रहा है, तो एजेक्स jQuery PHP।
तो यहाँ पर मेरे पास पोस्ट का एग्जांपल आ चुका है मेरे को स्टैक ओवरफ्लो पे, और इसमें भी वो कोड, हाँ ये वाला कोड मेरे को एजेक्स का चाहिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं जानबूझ के आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट कर पाऊँ एजेक्स के साथ लिखकर। तो गाइज ये मैं ऑलरेडी अपने ट्यूटोरियल बता चुका हूँ एजेक्स वगैरह के। तो यहाँ पर मैंने लिखा एजेक्स का कोड, मुझे यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सक्सेस तक का ही रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कैटेगरी आईडी आ रही है और यहाँ पर मैं किस पेज पे इसको भेजने वाला हूँ उसका यूआरएल। तो यूआरएल अब कोड इग्नाइटर में कैसे भेजते हैं, आपको यहाँ पर बेस यूआरएल लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PHP इको बेस अंडरस्कोर यूआरएल, और बेस यूआरएल में आपको क्या पाथ देना है, प्रोडक्ट या आप कैटेगरी भी ले सकते हैं, आप कोई भी इसमें भेज सकते हैं कि कहाँ से आपको कैटेगरी चाहिए। तो अब मैं कैटेगरी वाले कंट्रोलर पे ही भेज देता हूँ इसको। कैटेगरी के कंट्रोलर पे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊंगा गेट सब कैट, मतलब मुझे सब कैटेगरी लाकर दे दो। गेट सब कैट मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब ये इस वाले पे मुझे क्या करेगा, ये इसका यूआरएल भेज देगा। टाइप क्या होगा, पोस्ट मेथड, इसका पोस्ट ही रखते हैं हम। पोस्ट मेथड से मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए और वैल्यू क्या होगी, सिर्फ कैटेगरी आईडी। मैं यहाँ से कैटेगरी आईडी को ही भेज रहा हूँ। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर अलर्ट में चेक करा लेते हैं कि वहाँ पर अगर मैं आईडी को भेज रहा हूँ तो आ रही है नहीं आ रही है। तो डेटा कर लेता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स की जगह डेटा नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और सेव कर लेते हैं इसको। अब कैटेगरी के अंदर गेट सब कैट ये वाला फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी के अंदर आया, इंडेक्स फंक्शन के नीचे मैं यहाँ पर बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन गेट सब कैट, और इसमें पोस्ट से वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ पर करूँगा $this इनपुट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या आ रहा था, वो मैंने कैट आईडी दी थी। तो कैट अंडरस्कोर आईडी, ये मेरे पास इको करा लेते हैं एक बार। चलते हैं, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। एक बार चल के देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो आपको कहाँ आना है, यहाँ पर नेटवर्क पे आता हूँ और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ फंक्शन को। तो यहाँ पर मेरा ये फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको कंट्रोल F5 करके फिर चेक कर लेते हैं कि फंक्शन काम कर रहा है। तो ये फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा है मेरे पास। अभी ये तक ये मेरा अलर्ट चल रहा था बट अभी ये काम नहीं कर रहा है। फिर से मैं आता हूँ फोल्डर पे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें jQuery लगी, jQuery.min.js लगी है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, jQuery की CDN लगा लेते हैं। तो jQuery का CDN मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, जो भी हमारे पास jQuery का CDN मिलेगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा। तो यहाँ से हम CDN से ले लेते हैं jQuery min.js, और इसको यहाँ पर एक बार लगा कर देख लेते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। चलता रिफ्रेश करता हूँ और डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। फिर से एक बार चला कर देखते हैं इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी भी मेरे पास ये वर्क नहीं कर रहा है। फिर से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये फंक्शन नहीं चल रहा है अभी। तो गेट कैटेगरीज का ये फंक्शन कैट अंडरस्कोर आईडी, इसको कर लेते हैं एक बार के लिए बंद, और फिर से यहाँ पर अलर्ट चेक करते हैं कैट अंडरस्कोर आईडी। चलता रिफ्रेश करता हूँ और डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप लेता हूँ, फिर से यहाँ पर ले रहा हूँ, तो मेरे पास कोई फंक्शन ये नहीं चल रहा है। तो अब ये मेरे पास चलने लगा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास एजेक्स में ही प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर PHP को बेस URL आ चुका है मेरे पास, URL के लिए सब कैटेगरी मेरे पर आ रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेस का फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर लगाता हूँ अलर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके बाद ये नहीं चलेगा। तो कैट अंडरस्कोर आईडी मैंने यहाँ पर लगा लिया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। कैटेगरी आईडी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं आ रहा है। एक बार चलते हैं फिर से कंसोल, या यहाँ पर आ रखा है अनएक्सपेक्टेड टोकन गेट कैटेगरीज इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर एरर मेरे पास पता चल चुका है। अनएक्सपेक्टेड टोकन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर हमें मुझे एजेक्स का कोड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अब एक बार चलते हैं। तो डेस्कटॉप की यहाँ पर आ रखी है मेरे पास, लैपटॉप की करता हूँ तो लैपटॉप की आ रही है। अभी आ कैसे रही है, ये मेरे पास आ रही है जो मैंने कंट्रोलर के अंदर भेजी थी। यहाँ से नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेंगे, नेटवर्क चेक करते हैं और डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट सब कैटेगरी यहाँ पर जा चुका है, पोस्ट से जा रहा है गेट सब कैटेगरी पे, कैटेगरी पे पेलोड हमारे पास ये आईडी जा रही है और प्रीव्यू के अंदर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे पास। तो अब प्रीव्यू आ चुका है क्योंकि वो पहला अलर्ट जो था, इस अलर्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो कैटेगरी आईडी आ चुकी है हमारे पास, रिटर्न में आ रही है मेरे पास। अब इस कैटेगरी आईडी के थ्रू मुझे क्या करना है, वो सारी सब कैटेगरीज को लेकर आना है। तो कैटेगरी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले तो इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं गेट सब कैट का। तो $this यहाँ पर आएगा कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल के अंदर फंक्शन होगा गेट सब कैटेगरी का, और इसके अंदर $get_id को यहाँ से पास कर लूँगा और इसको भी करा लेंगे हम इको। चलते हैं फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं कैटेगरी मॉडल के अंदर। कैटेगरी मॉडल के अंदर में आया और यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं गेट सब कैट। इसके अंदर आ रही है हमारे पास कैटेगरी आईडी get_id, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यही यहाँ पर सेम चीज़ चलानी है कि हमारे पास कैटेगरी चाहिए, बट कैटेगरी कौन सी चाहिए, जहाँ पर पेरेंट आईडी ये हो। अब की बार मुझे चाहिए पेरेंट आईडी यही होनी चाहिए, जिसकी पेरेंट आईडी ये होगी उन सब की मुझे कैटेगरी मुझे फाइंड करके दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डाला था पेरेंट आईडी, तो जहाँ पर जिसकी भी पेरेंट आईडी डेस्कटॉप होगी, ये वाली कैटेगरी आईडी इसके पेरेंट के अंदर जा रही है, तो जहाँ पर भी पेरेंट आईडी ये होगी वो मुझे निकाल कर दे देगा। तो इसी तरीके से हमारा कोड चलेगा। कैटेगरी आ जाएगी मेरे पास, तो रिजल्ट में मुझे ये शो करेगा। एक बार चलते रिफ्रेश करता हूँ, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आ रखा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। बिल्कुल यहाँ पर हम रिजल्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर इसको क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट आर कराना पड़ेगा अगर मुझे चेक करना है। तो प्रिंट आर, क्योंकि ये एरे के अंदर आ रही वैल्यू हमने रिजल्ट लिया है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप की यहाँ पर आ चुकी है कीबोर्ड। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ लैपटॉप, तो लैपटॉप के अंदर आ रही है नोटबुक। तो इस तरीके से हमारी ये सब कैटेगरीज आ रही है। बट हमें यहाँ पर इस तरीके से डेटा नहीं चाहिए कि हमारा एरे में आए यहाँ पर, मतलब एरे में तो चाहिए बट फॉर्मेट ये ना हो। मैं चाहता हूँ कि जब कोई यहाँ पर सिलेक्ट करे तो ये बदल जाए। यहाँ पर हमें अभी इस सब कैटेगरी के अंदर, पहली बात तो ये जो हमारी मेन कैटेगरीज आ रही है इनको नहीं चाहिए, इस ऑप्शन को, ये पुरानी यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ अभी के लिए ब्लैंक आए, कुछ भी ना आए। जब तक इसको सिलेक्ट ना करूँ ये बाकी मेरे पास नहीं आए। तो इसका कोड यहाँ से ले लेते हैं और इसके अंदर एक क्लास या आईडी आप यहाँ पर ले सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसको आईडी को लगाएंगे। तो ये वाली जो आईडी लगी हुई है इसके अंदर मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आप चाहे क्लास दे दो, क्लास में यहाँ पर देता हूँ सब कैट की एक क्लास दे दी मैंने। अब इस सिलेक्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन रिप्लेस हो जाएंगे एजेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब कैट के अंदर आता हूँ, फुटर के अंदर आता हूँ, तो जो भी डेटा में जो आ रहा है यहाँ पर वो ये रिप्लेस कर देगा jQuery की हेल्प से। इस क्लास के अंदर .html लगा के मैं उसको रिप्लेस करा दूंगा जो भी डेटा आएगा। तो वो डेटा कैसे लाना, मुझे वहाँ पर ऑप्शंस प्रिंट कराने पड़ेंगे मुझे। तो ऑप्शंस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ ऑप्शंस, कंट्रोल-C करता हूँ, मॉडल पे आता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसको हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट ही यहाँ पर फॉर ईच में लगा देंगे। तो यहाँ पर लगता हूँ फॉर ईच, क्योंकि रिजल्ट तो उसके अंदर आ ही रहा है, यही डेटा आएगा। इसको मैं वेरिएबल में लूँ, उससे बढ़िया इसको डायरेक्ट ले लूँ, फॉर ईच एज वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी अब ऑप्शंस होंगे वो प्रिंट होते जाएंगे मेरे पास, मतलब जितनी भी आईडी आ रही होगी, जितनी भी सब कैटेगरीज आ रही होंगी वो मुझे अब एज अ ऑप्शन दिखेगी। PHP को यहाँ से करते हैं बंद। या आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, अगर नंबरोज एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बना लो और इसको कर दो यहाँ पर ब्लैंक। अब आपको बार बार यहाँ पर PHP बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस आउटपुट को ही यहाँ से कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, इक्वल्स टू दिस ऑप्शन, और यहाँ से इस ऑप्शन को कर दिया बंद। और अब क्या होगा, जहाँ पर जितने भी कैटेगरीज आ रही है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं कॉन्कैटिनेशन का फिर से यूज़ करूँगा। ये सब मैं आपको कोर PHP एजेक्स ये सब बता चुका हूँ किस तरीके से होती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ई-कॉमर्स यहाँ पर कैसे बनाई जा रही है। तो मुझे यहाँ पर इसी स्पीड से यहाँ पर इसको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू लूँगा, वैल्यू के अंदर से कैटेगरी का नेम, और इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पर भी प्रिंट कराऊंगा क्योंकि कैटेगरी की आईडी भी चाहिए होगी मुझे डेटाबेस के अंदर डालने के लिए। अब जैसे ये फॉर ईच चलेगा सारी प्रिंट होएगी और मैं यहाँ से इको करा लूँगा आउटपुट को। तो यहाँ से आउटपुट इको हो जाएगा प्रिंट होने के बाद।
तो मुझे ये सारी कैटेगरी दिख जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप तो यहाँ पर आ चुकी कीबोर्ड, मैं यहाँ पर करता हूँ लैपटॉप तो यहाँ पर आ चुकी नोटबुक। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर ये सब कैटेगरीज और कैटेगरीज कर रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो रिप्लेस कर रहा है इसको इसकी कैटेगरी से। तो हमने एजेक्स की हेल्प से इसको बना लिया कैटेगरी सब कैटेगरी। चलते कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर आते प्रोडक्ट पे। तो अब कैटेगरी हो चुकी है, सब कैटेगरी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या करना है मुझे, इसका एक इनपुट टाइप क्या ले लेना है, एक नेम ले लेना है। मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लूँगा इनपुट टाइप फाइल की जगह इनपुट टाइप नेम और इसका मैं यहाँ पर नेम दूंगा। नेम हम लास्ट में दे देते हैं इसमें। यहाँ पर इसका पहले लेबल दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, मैं यहाँ पर दिया इसका प्रोडक्ट नेम। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मेरे पास आ चुका है, इनपुट टाइप मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर में दे दूंगा प्रोडक्ट नेम। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो प्रोडक्ट नेम मेरे पास शो होने लगा है। अब प्रोडक्ट नेम हो गया। अब देख लेते हैं मेरे पास ऑलरेडी फील्ड पड़ी कि कौन कौन सी फील्ड थी जो हमने डेटाबेस में लगाई थी। कैटेगरी हो चुकी है, सब कैटेगरी हो चुकी है, प्रोडक्ट का नेम हो चुका है। अब हम बनाएंगे ब्रांड। तो ब्रांड के लिए भी मुझे यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए। सेम यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, ब्रांड लिख दूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट का ब्रांड। यहाँ पर भी प्लेस होल्डर की वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने फ्लोटिंग लेबल लगा रखे हैं, तो इनपुट टाइप नेम नहीं आएगा गाइस, इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, प्रोडक्ट का ब्रांड हो गया, प्रोडक्ट का नेम हो गया। इसके बाद आएगा हमारे पास फीचर्ड हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि कौन कौन सा फीचर होंगे। फीचर में ये था कि आप जब मैंने आपको थीम दिखाई थी कि हमारे पास डील ऑफ द मंथ होगा या क्या चीज़ होगी, आप किस चीज़ में दिखाना चाहते हैं इसको, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ये शो करने वाला है। तो फीचर के लिए तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, प्रोडक्ट ब्रांड के बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा फीचर्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फीचर्ड मैं इसको कर लेता हूँ लेबल को सेट। फीचर्ड क्या होगा, सबसे पहले तो डील ऑफ द मंथ, ये मेरा फीचर्ड होगा डील ऑफ द मंथ। और दूसरा क्या होगा, न्यू अराइवल, या भी नए नए यहाँ पर मेरे पास आए। तो इसके अंदर आप चाहे नंबर दे दो, चाहे एनी नेम को दे दो, इसमें कोई इशू नहीं है गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं इसको। तो 1 2 आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसको। तो फीचर्ड आ चुका है, डील ऑफ द मंथ है या न्यू अराइवल है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आएगा हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स हम लगा देते हैं इसके अंदर, जो कुछ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है इनकी, तो वो चीज़ें यहाँ पर आएगी। इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाईलाइट्स। तो कुछ हाईलाइट्स होगी, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आती है। सिलेक्ट की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट की जगह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर होगा टेक्स्ट एरिया। क्लास फॉर्म सिलेक्ट, नेम आईडी सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पर मैं ऑप्शंस नहीं रखूँगा, इसके अंदर ऑप्शन आएंगे ही नहीं टेक्स्ट एरिया के अंदर, सिर्फ टेक्स्ट एरिया यहाँ से क्लोज कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया भी हो गया क्लोज। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका हाइलाइट्स। बट यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट एरिया मुझे दिखने लगा। क्यों ये दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है इसके अंदर टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया भी बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या था वो देख लेते हैं। इसके अंदर था डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास सेम आएगी, डिस्क्रिप्शन को भी हम कर लेते हैं सेम। इसका मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वैलिडेशन बताऊंगा, इन सभी को टेक्स्ट एडिटर लगाना आपको इसमें बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। इस वीडियो में हम फॉर्म बना रहे हैं, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये भी कैसे आएंगे हमारे पास, इनपुट टाइप टेक्स्ट में आएंगे। चलते हैं यहाँ पर फिर से आ चुके हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आएगा हमारा एसईओ के लिए मेटा टाइटल। मेटा टाइटल मैंने यूज़ कर लिए। यहाँ पर आएगा मेटा का कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड्स, और यहाँ पर आएगा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैंने मेटा का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया। ब्रांड को यहाँ से कर देते रिमूव। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, काफ़ी चीज़ें आ चुकी है अब मेरे पास, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या आएगा,
प्रोडक्ट की मेन इमेज, गैलरी इमेज, और यहाँ पर बाकी स्टेटस होगा, स्टेटस मेरे पास पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट की मेन इमेज आएगी, तो इमेज यहाँ पर लिखी हुई है, बैनर इमेज की जगह हम कर देते हैं प्रोडक्ट इमेज, और इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि गैलरी इमेजेस भी चाहिए होंगी। प्रोडक्ट की गैलरी इमेज, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, प्रोडक्ट की गैलरी इमेज और प्रोडक्ट की मेन इमेज। तो हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें आ चुकी है। कुछ अगर चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो है प्रोडक्ट की आईडी। ये हमें एक इनपुट टाइप हिडन बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट आईडी है ये। प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी बनेगी, तो वो आपके ऊपर, आप इसको शो कराना चाहते हो या इनपुट टाइप हिडन में कराना चाहते हो, वो बिल्कुल ही आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हो चुका है। प्रोडक्ट नेम से पहले ये सबसे पहले आएगी अगर आप प्रोडक्ट आईडी दिखाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आईडी होगी। इसका यहाँ पर क्या होगा, नंबर होगा। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। प्रोडक्ट आईडी आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि रैंडम नंबर जनरेट करके यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट आईडी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट बैकएंड में दिखाएं, यहाँ पर इसको फ्रंट एंड में भी आप शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी है आपके पास। अब इसके आगे कुछ चीज़ें हम जोड़ देते हैं हाईलाइट्स के बाद या डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पर लगा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं एक बार। इसी को पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसी की मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन के बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा प्रोडक्ट का स्टॉक, नंबर में आएगा स्टॉक, प्रोडक्ट का एमआरपी और प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमने लगा दिया इसको। चलता रिफ्रेश करता हूँ। प्रोडक्ट का स्टॉक आ चुका है, प्रोडक्ट का एमआरपी, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें होगी। एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर ऐड करी भी थी या नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करी थी, तो अभी कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वैलिडेशन और टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे। तो प्रोडक्ट गैलरी इमेज के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर स्टॉक। स्टॉक हमारा इंटीजर में रहेगा, नल कर देते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो रखते हैं हम 5, सेव कर लूँगा। फिर से आता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर मैं स्टॉक के बाद 2 कॉलम को ऐड करूँगा। एक होगा एमआरपी के लिए, एमआरपी, या आप यहाँ पर फ्लोटिंग में आएगी तो आप फ्लोट रख सकते हैं। यहाँ पर नल कर देते हैं इसको, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर फ्लोट में रखूँगा। चलता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम और ऐड हो चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने फॉर्म बनाया, क्या क्या फॉर्म के अंदर चीज़ें आती हैं। वो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की, वैसे आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर कुछ और फील्ड चाहिए तो और फील्ड भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। और हमने यहाँ पर अपडेट करा हमारे टेबल के अंदर भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वैलिडेशन और टेक्स्ट एडिटर किस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट गाइस रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।